चलो समराइज करते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि स्टार्टिंग होती है ऑफर, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल के बनाते हैं क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस में जैसे ही मिल जाती है क्या, कंसिडरेशन, तो हमारा क्या बन जाता है वो, उसको हम बोलते हैं फिर एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जैसे ही आती है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, तो वो बन जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया, क्लियर। सो अब इसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखें। चलो मैं बोलता हूँ कि जैसे इस तरीके से दिखा रखा है चीज़ों को कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। मान लीजिए कि हम इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना रहे हैं। ऑफर के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ या ना, या तो यस या फिर नो, एक्सेप्टेंस या फिर नहीं। अगर नहीं होता है तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है, ऑफर किसी काम का नहीं रहता है, खत्म बात। बट अगर आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है तो क्या होता है, तो बन जाता है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में भी ये होता है कि हर बार जरूरी नहीं है कि प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो या ना हो। बेसिकली जब आप प्रॉमिस करते हैं अपने दोस्तों को, यारों को, तो क्या कोई कंसिडरेशन होती है? सोच के देखिए ज़रा, मेरे ख्याल से तो नहीं होती है। बट अगर आप एक प्रॉमिस करते हैं और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो वो बन जाता है क्या, एग्रीमेंट। ठीक है। अब हर एक एग्रीमेंट में क्या एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होती है? ज़रा याद कीजिए, जब मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, बेसिकली जो आप एग्रीमेंट अपने घर वालों के साथ करते हैं उसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम जो एग्रीमेंट्स आप थर्ड पार्टी या बाहर वालों के साथ करते हैं, जो बेसिकली आपके लिए एक अर्निंग कह सकता हूँ या फिर आपका बिजनेस कह सकता हूँ, ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप कर लीजिए आप। ठीक है। सो बेसिकली ये टाइप के एग्रीमेंट में आपको ना चाहते हुए भी एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ लानी पड़ेगी, ताकि आपका इंटरेस्ट और या फिर आपका जो दूसरी पार्टी है उसका इंटरेस्ट बिल्कुल सिक्योर्ड रहे। सो बेसिकली हर एक चीज़ के लिए एक ऑल्टरनेट तरीका है। अब मैं बात करता हूँ एग्रीमेंट के लिए। अगर आपके एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर इस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और मान लो कि अगर इस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है तो क्या होगा, तो बेसिकली ये सोशल एग्रीमेंट कहलाएगा। सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट मतलब जिस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है, मतलब कि नो इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जैसे कि आपका और आपके दोस्तों का एग्रीमेंट अगर कोई हो, बाय चांस आपका और आपकी बहन का कोई एग्रीमेंट हो, सो बेसिकली इन सब एग्रीमेंट्स में कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप की। फाइन। सो बेसिकली अब हम आ गए हैं डेफिनेशंस पोर्शन में। मैंने अभी तक आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों को मतलब बता दिया है, अब थोड़ा इनको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। सो स्टार्टिंग में करते हैं डेफिनेशन हम किससे, कॉन्ट्रैक्ट से। कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। सो बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable by law a contract is an agreement enforceable by law। यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, क्या चक्कर है इसका? बेसिकली देखा देखा लगेगा भी आपको, क्योंकि हमने यही तो सीखा है। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो एक सेकंड रुको, ये रहा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है, एवरी प्रॉमिस
and every set of promise forming consideration against each other. सो बेसिकली एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन अगेंस्ट ईच अदर. जब तक आप मेरे साथ ये रिपीट नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा. ध्यान रखिएगा, रिपीट करना ज़रूरी है. बोल बोल के कीजिए, कैसे भी कीजिए. रिपीट रिपीट एंड रिपीट. लॉ का यही रूल है, आपको रिपीट करना है. सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन अगेंस्ट ईच अदर. बेसिकली क्या हिंट आ रहा है आपको कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिला के क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट. सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन अगेंस्ट ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. तीसरी चीज है हमारे पास कंसिडरेशन, जिसका बहुत ही बेसिक सा मतलब है समथिंग इन रिटर्न. ऑल्दो कंसिडरेशन की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन भी है, बट उस डेफिनेशन को मैं आगे चैप्टर्स में कवर करूंगा जब एक पूरा चैप्टर आएगा आपके लिए जो पूरा कंसिडरेशन के ऊपर ही बेस्ड होगा. ठीक है. अगला हमारा पार्ट है प्रॉमिस, फोर्थ पार्ट. सो प्रॉमिस का डेफिनेशन कुछ ऐसा है. प्रॉमिस मीन्स when the person to whom the proposal का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट ऑफर. प्रपोजल का मतलब ऑफर होता है. when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. Signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. ठीक है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And इसी के साथ ही कंटिन्यूएशन में लिखेंगे proposal when accepted becomes a promise. ठीक है. अब इसको समझ समझ के पढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है. प्रॉमिस है क्या? when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ट्राई करते हैं समझने का. हाँ जी. सो अब वापस आ गए हम यहाँ पर. ओके. When the person to whom the proposal is made, किस पर्सन को प्रपोजल दिया जा रहा है? When the person to whom the proposal is made, proposal is made. हमारी बी पार्टी को प्रपोजल दिया जा रहा है. When the person to whom proposal is made signifies his assent. signifies his assent. assent मतलब yes, acceptance. signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. ये तो बता दिया मैंने. अगर वो हाँ बोलेगा क्या बोलेंगे हम? accepted है. when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted, when a proposal is accepted, a proposal when accepted
becomes a promise. Done. When the person to whom a proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. So basically पूरी डेफिनेशन डायग्रामेटिकली कवर्ड. दोबारा करें एक बार, ठीक है. थोड़ा शांत हो जाओ बिल्कुल, इस बार साथ साथ बोलना. When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. ठीक है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. उसके बाद इसी चीज को समराइज कर रखा है एक लाइन में. A proposal when accepted becomes what? Becomes a promise. And this is basically the whole definition of promise. Dot. Finished. इसके बाद हमारी दो डेफिनेशंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की पेंडिंग है, और अभी इसको पेंडिंग ही छोड़ रहे हैं. द रीजन बीइंग कि वो डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है. अभी आपको बेसिक मतलब तो पता है. ऑफर मतलब आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछ रहे हैं वगैरह वगैरह, और एक्सेप्टेंस मतलब आप यस में रिप्लाई कर रहे हैं. तो बेसिकली आप अभी ये समझ लीजिए, इसको हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे जब चैप्टर्स आएंगे. ठीक है. सो ये बेसिकली मेरा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है. और ये लास्ट टॉपिक क्या है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट. सो बेसिकली एक एग्रीमेंट में और एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? एक तो आपको ही पता है कि एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होता है. बट क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कैटेगरी बी टॉपिक है, ऑल तो कैटेगरी ए नहीं है, क्योंकि कैटेगरी ए इतना सिंपल नहीं हो सकता है ना. सो ये कैटेगरी बी में ही रखते हैं इसको. सो बेसिकली let's begin with the how can we differentiate between an agreement and a contract. So सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग में हम एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए उनका मीनिंग लिख देंगे. अब मीनिंग मैंने आपको पहले लिखवा रखा है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इसको. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आप चुपचाप इसका मीनिंग लिख देंगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक बेसिस बनाइए इसका. क्या? क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. बेसिस बनाइए आप क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. ये बेसिस है गाइस, ध्यान रखना. ये एक थर्ड कॉलम के रूप में बनता है हमेशा ऐसे, और ये दोनों का डिफरेंस का एरिया है. ठीक है. अब क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन में क्या है? एक एग्रीमेंट जो है वो क्रिएट कर भी सकता है लीगल ऑब्लिगेशन और नहीं भी कर सकता है. अगर वो कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर वो नहीं करता है तो वो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा. सो बेसिकली एन एग्रीमेंट मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. सो ये हम यहाँ करेंगे. एंड एज फार एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना यार. सोच के देखो, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होंगी तो फिर लीगल ऑब्लिगेशंस कहाँ होंगी यार, है ना. सोचो ना यार. अब हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है, अजीब सा लगता है सुनने में, बट वन इन अदर. मतलब एक लाइन लिखवाता हूं मैं आपको, आप इसको जरा सोचिएगा. ठीक है. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स are agreements. ठीक है. But all agreements are not contracts. इसका मतलब क्या है? बड़ी अजीब सी लाइन नहीं है. All contracts are agreements, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं. बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है. बड़ी अजीब सी लाइन है यार. चलो स्टडी करते हैं. मैंने क्या बोला? थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे इसमें. ठीक है. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स,
मतलब एग्रीमेंट का हमने एक वेन डायग्राम बना के चल रहे हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स में आते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भाई छोटा सर्कल है, एग्रीमेंट बड़ा सर्कल है। तो मतलब जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हैं, मतलब कि देखो ये एग्रीमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये पूरा एग्रीमेंट है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ दिख रहा है यार कि सारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, सारा एग्रीमेंट ग्रीन तो नहीं है ना, मतलब सारा एग्रीमेंट ऑरेंज तो नहीं है ना, कुछ एग्रीमेंट ग्रीन भी है। तो ये ग्रीन वाला एग्रीमेंट कौन सा है? ये ग्रीन वाला एग्रीमेंट है सोशल एग्रीमेंट। समझे? अरे ऐसे समझ लो, देखो एग्रीमेंट के दो बेटे, ठीक है, एग्रीमेंट के क्या, दो बेटे, एक को वकील बनना है और एक को एनजीओ में काम करना है। जिसको वकील बनना है उसके पास लीगैलिटी होनी चाहिए, लीगल एस्पेक्ट आना चाहिए, और जिसको एनजीओ में काम करना है वो सोशली एक्टिव होना चाहिए बहुत ही। जिसको वकील बनना है, लीगल बनना है, वो क्या बन जाएगा, वो बोलेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट बनूंगा। और जिसको नहीं बनना वकील, जिसको वो लगता है कि उसको सोशल पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है, सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, वो क्या बोलेगा कि भाई मैं सोशल एग्रीमेंट बन जाऊंगा, मुझे नहीं बनना कॉन्ट्रैक्ट। कर दिया ना सिंपल बहुत ही। सो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक लगा के आप भी ट्राई करा करो, चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं। सो ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। हाँ, लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था ये। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, एक केस लॉ डिस्कस करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो